हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू साइनेक्स। तो कैसी चलिए तुम्हारी तैयारी। आज हम करने वाले हैं 21 क्वेश्चंस, 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो तुम्हारे शॉर्ट और जो मिड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस और जो मिड वाले क्वेश्चंस आते हैं, उन दोनों को कवर कर लेंगे। लॉन्ग मैंने जानबूझ कर नहीं रखे हैं क्योंकि लॉन्ग यही दो चार क्वेश्चंस हर चैप्टर्स में से बनते हैं, तो वो तुम अच्छे से पढ़ लेना, मतलब चैप्टर का सार याद कर लोगे तो वो बन जाएंगे। तो मैंने रखे हैं यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस और मिड क्वेश्चंस, ठीक है। तो 21 क्वेश्चंस का प्रसाद देने वाला हूँ मैं तुम्हें। इनमें से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तुम्हारे पढ़ने के चांसेस है, तो ये अच्छे से करके जाना। 10 मिनट में हम पूरा रिवाइज कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ था? वेयर इज कुर्ग? कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ हेवन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये कहाँ था? सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज सिचुएटेड मिडवे यानी बीच में, बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर और मैसूर के बीच में था, ठीक है, मिडवे। इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ हेवन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। यस, ऐसा लगता था जैसे स्वयं जो भगवान है उनके किंगडम से आके गिरा हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो द ब्लैक एरोप्लेन जो हमारी स्टोरी है उससे हम क्या सीख मिलती है? द ब्लैक एरोप्लेन में क्या होता है, देखो, वो एक पायलट होता है, वो गुम हो जाता है, मतलब ऐसे खो जाता है स्टॉर्म में। उसके बाद उसको एक ब्लैक एरोप्लेन गाइड करती है, तो ये याद रखना। तो फर्स्ट, कैलकुलेटेड रिस्क कैन बी टेकन। तो पहले हमें सीख मिलती है कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए, मतलब बिना मतलब की रिस्क नहीं लेनी चाहिए। सेकंड है क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग हेल्प्स टू ओवरकम डिफिकल्टीज। अगर हमें क्विक और करेक्ट डिसीजन मेकिंग हम करते हैं तो हमें डिफिकल्टीज ओवरकम करने में हेल्प करती है। थर्ड है पेशेंस शुड बी ऑब्जर्व्ड। फाइनली नॉट टू फील स्कैर्ड। लास्ट में हमें डरना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट अपना है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड एन एनवलप फॉर हिम विथ मनी इन इट, वाई। मतलब लेंचो क्या सरप्राइज हुआ था? तो सरप्राइज बिल्कुल नहीं हुआ था, तो इसका आंसर होगा नो, लेंचो वॉजंट सरप्राइज टू फाइंड एन एनवलप फॉर हिम विद मनी इन इट। ही वॉज श्योर दैट गॉड वुड सर्टेनली सेंड हिम मनी। उसको तो पता था, उसको लगता था कि गॉड भेजेंगे ही भेजेंगे मनी, मतलब वो भगवान का इतना बड़ा आस्तिक आदमी था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ डिड एनी जस्टिफाइज हर बीइंग चैटरबॉक्स इन हर ऐसे। एनी जब अपना ऐसे लिखती है उसमें कैसे जस्टिफाइड करती है कि वो एक चैटरबॉक्स होना उतना भी गलत नहीं है जितना आप सोचते हो। तो एनी जस्टिफाइड इट बाय सेइंग दैट टॉकिंग इन इज ए स्टूडेंट ट्रेट। मोर एवर शी इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर हु वाज टू टॉकेटिव लाइक हर। शी वुड ट्राई टू कंट्रोल इट। तो उसने कहा कि ये वो मानती है कि ये मिस्टेक है, लेकिन एक स्टूडेंट की ट्रेट होती है बोलना। मोर और उसको ये अपनी माता जी से भी मिला है, मतलब ये उन्होंने अनुवांशिक है, उनकी माता जी से मिला है। वो भी बहुत ज़्यादा बोला करती थी। शी वुड ट्राई टू कंट्रोल इट, मतलब वो कंट्रोल करने का ट्राई जरूर करेंगे। व्हाट डज द नरेटर सेज अबाउट द स्टॉर्म क्लाउड। नरेटर है जो स्टॉर्म क्लाउड्स के बारे में क्या कहते हैं। तो देखो, अबाउट द स्टॉर्म क्लाउड द नरेटर सेज दैट दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई। ठीक है, तो ये याद रखना। अबाउट द स्टॉर्म क्लाउड्स क्या कहते हैं नरेटर? नरेटर सेज दैट दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट लेंचोज फैमिली। तो इसमें लिखना है कि लेंचो की फैमिली के बारे में तुम कहाँ जानते हो। तो लेंचो की फैमिली में कौन कौन है ये वाला लिखना है। देयर आर लेंचो, Yavan Lencho, his wife, his elder sons and his smaller sons in Lencho's family. His family is the only family in the entire valley. उसकी फैमिली जो थी वो ओनली फैमिली थी, मतलब सिर्फ एक ही फैमिली थी पूरी एंटायर वैली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वो सुलेखा निकनेम्ड भोली। सुलेखा का जो निकनेम था वो भोली क्यों पड़ गया था। तो सुलेखा हैड फॉलन फ्रॉम द बेड। सुलेखा जब छोटी थी वो अपने बेड से गिर गई थी। हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड, शी वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, सो शी वॉज कॉल्ड भोली। तो ऐसा भोली हम बोलते हैं ना कि ये तो कितना भोला है बेचारा सा, बेवकूफ़ को भी हम भोला बोलते थे कई बार। तो उसका ब्रेन डैमेज हो गया था जब वो अपने बेड से गिर गई थी और वो बहुत ज़्यादा ऐसे बैकवर्ड होने लगी, मतलब उसका ब्रेन ज़्यादा चलता नहीं था, सो शी वॉज कॉल्ड भोली। उसके बाद है एट्थ क्वेश्चन, व्हाट एक्स्ट्रा फूड मिसेस पम्फ्री यूज टू गिव ट्रिकी एंड वाई। तो एक्स्ट्रा फूड था मिसेस पम्फ्री दिया करती थी, और क्यों दिया करती थी वो, ठीक है। तो इसका आंसर है मिसेस पम्फ्री thought that Tricky was suffering from malnutrition as he was weak and listless. So she started to give him extra snacks like cod liver oil and malt between the main meals and the Horlicks after dinner to make him stronger. She also continued his cream cakes and chocolates. ठीक है, तो वो क्यों दिया करती थी? उन्हें लगता था कि वो malnutrition का शिकार है, मतलब कुपोषण का शिकार हो गया। As he was weak and listless, so she started to give him extra snacks. तो उसको extra snacks जैसे cod liver और malt दिया करती थी between the main meals and Horlicks after the dinner. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज कुर्ग फेमस फॉर। तो कुर्ग किस चीज़ के लिए फेमस था? कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेज एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। इट इज़ कॉल्ड द
कॉफी कंट्री बाय द पीपल, मतलब लोग इसे कॉफी कंट्री भी बोला करते हैं। उसके बाद 10th पे चलते हैं। व्हाट रीजन डिड ग्रिफिन गेव टू मिसेस हॉल फॉर कमिंग टू आइपिंग। जब आइपिंग गए थे ग्रिफिन भैया अपने, ग्रिफिन जो पता है ना वो चोर था, हेडलेस मैन था, तो आइपिंग गए थे तो उन्होंने क्या रीजन दिया था मिसेस हॉल को, तो ही सेड दैट ही वांटेड टू लिव इन सॉलिट्यूड, ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड इन हिज वर्क। तो उसने वहाँ बोला था कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं मेरा जो वर्क है उसमें कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वाई डज थिंक टैंक होगा, ठीक है, इसका लिखो थिंक टैंक, ये थिंक टैंक है, ठीक है। तो थिंक टैंक सेंड प्रोब ऑन अर्थ, मतलब थिंक टैंक ने अपनी सेना क्यों भेजी अर्थ पर। थिंक टैंक थिंक्स दैट द अर्थलिंग्स आर वीक, सो ही वांटेड टू इन्वेड द अर्थ, ही सेंड्स प्रोब टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थलिंग्स। वो प्रोब को भेजता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले और वो हमला कर सके। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, बेकर के जो मंथली रिकॉर्ड अकाउंट्स थे वो कहाँ रिकॉर्ड होते थे। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन द वॉल विथ पेंसिल, ठीक है। तो कहाँ पे होते थे, वॉल पे, किससे होते थे, पेंसिल से लिखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना 44th स्लाइड है, इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। What was the main theme of the poem Dust of the Snow? Dust of the Snow की मेन थीम क्या थी, ठीक है। तो मेन थीम क्या थी, There are some simple actions that leave a great impact on human mind. The falling of dust of snow changes the poet's mind, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, देर आर सम स्मॉल सिंपल एक्शंस, मतलब थोड़े जो सिंपल एक्शंस होते हैं वो भी आदमी के दिमाग में बहुत सारा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक छोटी सी स्नो फॉल करना भी पोइट का मूड बढ़िया कर देती है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रीज। द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब यह चीज़ हमें क्या सिखाना चाहती है, या फिर क्या इसका मेन पॉइंट है, मकसद क्या है। तो द पोएम टेल्स अस अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। मैन एंड नेचर के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताती है। मैन हैज़ ब्रॉट ट्रीज टू डेकोरेट देयर हाउसेज, ट्रीज आर नॉट अलाउड टू प्रोपगेट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब ट्रीज़ को अब अलाउ नहीं किया जाता कि वो नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करे, उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाता है। तो यही हमें बताना चाहते हैं। हाउ वॉज द फाइट बिटवीन द ड्रैगन एंड द पायरेट। ड्रैगन और पायरेट के बीच की फाइट कैसी थी। द पायरेट हैज़ पिस्टल्स इन बोथ हैंड्स एंड कटलेस इन हिज डेथ टीथ। द ड्रैगन जम्प्ड अपॉन हिम लाइक एन इंजन, ही हिट हिम विथ हिज टेल एंड ग्रैब्ड हिम अप, ठीक है। तो ये वाला याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है अपना कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 16 है। व्हाट वाज द ट्विन ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला ने जो ट्विन ऑब्लिगेशंस बताई थी, दो जिम्मेदारियां बताई थी या फिर दो दायित्व बताए थे, वो क्या थे। द फर्स्ट इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो फर्स्ट ही वो किसके लिए थी, फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। द सेकंड ऑब्लिगेशन इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फेलो पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, ठीक है। तो कंट्री, कम्युनिटी एंड पीपल, ये याद रखना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, वेरी मोस्ट लिख लो भले। तो ट्विन ऑब्लिगेशंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनडिनाइंग जॉय या अनएंडिंग जॉय फॉर वली। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, मतलब जो अनएंडिंग जॉय था, जो बहुत ज़्यादा वो खुशी का कारण था, वो क्या था, और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी। ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली वॉज द साइट ऑफ बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वो टू राइड द बस वंस, ठीक है। तो उसकी वो क्या थे, मतलब उसका जॉय का कारण क्या, जॉय का कारण था वो बार बार देख रही थी कि बस है ना वो हर बार नए पैसेंजर से भरी हुई है, ठीक है, न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी कि वो एक बार बस राइड कर ले। वाई वर द टू नेशनल एंथम संग। दो नेशनल एंथम क्यों गवाए गए, जब है ना नेल्सन मंडेला अपनी शपथ ले रहे थे तब दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे। ऐसे तो एक ही नेशनल एंथम होता तो उन्होंने दो क्यों गाए। तो टू नेशनल एंथम्स वर संग बिकॉज दे शोड टू विजन्स बोथ ऑफ द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। द वाइट्स वांटेड टू शो रेस्पेक्ट टू देयर नेशनल एंथम एंड द ब्लैक्स टू देयर्स, ठीक है। तो दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे, क्योंकि वहाँ पे दो विजन्स दिखाते हैं, बोथ ऑफ द वाइट्स एंड ब्लैक, वाइट और ब्लैक दोनों की रेस्पेक्ट के लिए। द वाइट वांटेड टू शो रेस्पेक्ट टू देयर नेशनल एंथम एंड द ब्लैक वांटेड टू शो टू देयर्स। ब्लैक अपने को रेस्पेक्ट देना चाहते थे और वाइट वाले अपने नेशनल एंथम को, तो इसलिए उन्होंने किया, ठीक है। नेक्स्ट है 19th। विच साइड चेंज सिद्धार्थाज आउटलुक टू लाइफ। सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध, मान लो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को कौन सी ऐसी चीज़ें दिखी जिससे कि उसका है ना लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो सिद्धार्थ यूज टू गो फॉर हंटिंग। सिद्धार्थ वो अपने शिकार वगैरह के लिए क्या जाया जाते थे, क्योंकि वो एक प्रिंस थे, ठीक है, वो एक प्रिंस थे, तो प्रिंस तो शिकार के लिए जाएंगे ही। तो उन्होंने क्या किया, एक बार क्या हुआ, चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, देन इन अ फ्यूनरल प्रोसेसन एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा, तो वो टेंशन में आ गया कि यार कितना बीमार है। देन एन एज्ड मैन, एक बहुत ही बुढ़ा व्यक्ति था जो लगभग मरने वाला था। देन इन अ फ्यूनरल प्रोसेसन, उसके बाद किसी का मृत्यु का कार्यक्रम चल रहा था। फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, तो
अब लास्ट में उन्हें एक है ना साधु भीख मांगते हुए दिखा, मतलब भीख मांगते हुए, भिक्षा मांगते हुए मान लो, तो भिक्षा मांगते हुए दिखा, तो उन्हें लगा यार इन सब की जीवन कितना कठिन है, बट ये साधु है, वो अपना उसको कुछ चिंता ही नहीं है कि सांसारिक मोहमाया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि दीज साइड्स चेंज्ड हिज आउटलुक फॉर लाइफ, मतलब उन्होंने सोचा कि अब मैं बन जाता हूँ साधु ही बन जाता हूँ, क्योंकि उसी में खुशी है। तो इन सब चीज़ों ने उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। 20 है, सेकंड लास्ट है, देखो आने वाले हम 21 पे, 21 हो जाएगा ना, उसके बाद बस तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है स्मॉल वालों की और मिड वालों की, तो वो तो लगभग कवर हो जाएंगे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। द थीम ऑफ द पोएम इज़ द क्रिएशन ऑफ ह्यूमर, द पोइट सजेस्ट ह्यूमरस वेज टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स। तो उसकी थीम क्या थी, क्रिएशन ऑफ ह्यूमर, मतलब हास्य का निर्माण था। द पोइट सजेस्ट ह्यूमरस वेज टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स। लास्ट पे चलते हैं, लास्ट है अपना 21। तो 21 वाला क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द 3 एसेज गिवन बाय मिस्टर कीजिंग टू एनी फ्रैंक। ठीक है, तो एनी फ्रैंक को जो 3 एसेज दिए गए थे मिस्टर कीजिंग के द्वारा, उनके नाम लिखिए। तो ए चैटरबॉक्स, एन इनकोरिजिबल चैटरबॉक्स, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एनी की एज क्या थी, एनी की एज 13 ईयर्स थी, उसकी जो सिस्टर थी उसकी एज क्या थी, तो उसकी एज 16 ईयर्स थी। ठीक है, और वली जो थी अपनी, वली की एज क्या थी, तो वली की एज थी अपनी 8 ईयर्स। वली जहाँ टाउन में जाना चाहती थी उस टाउन की दूरी क्या थी, तो 6 माइल्स थी। उस टाइम का जो फेयर था वो क्या था, तो 30 पैसे पर साइड था। ठीक है, ये वाला याद रखना, ये सब चीज़ें याद रखना। उसके बाद देखो अभी मैं भूल रहा हूँ, उसके बाद याद करते हैं। तो 6 माइल्स दूर था, 30 पैसे पर साइड लगते थे। और अनिल की एज क्या थी, जो अनिल अपने राइटर थे उनकी एज क्या थी, 25 ईयर्स। हरी की एज क्या थी, हरी की 15 थी। हरी अपना जो द थीव स्टोरी में जो चोर है उसकी एज क्या थी, 15 थी। उसके अलावा अपने जो होरेस डेनबी है उनकी एज क्या थी, ये एज याद रखना, होरेस डेनबी की एज क्या थी, वो थी 50 ईयर्स। और वो क्या करते थे, एक लॉक मेकर थे, लॉक बनाया करते थे। ठीक है, और चोरी की प्लानिंग किया करते थे। ठीक है, तो ये एजेस वगैरह याद रखना। और जो अनिल से हरी ने रुपए चुराए थे वो कितने थे, 600 रुपये थे, 50-50 के नोट। ठीक है, ये भी याद रखना, 50-50 के नोट थे। यही सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना, और ये वाला जरूर याद रखना, डिसिप्लिन इज़ द रियल मोटिवेशन। अगर तुम्हें मोटिवेशन सच में चाहिए तो डिसिप्लिन से पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि अलग से मोटिवेशन तुम्हें नहीं दिया जा सकता, डिसिप्लिन ही तुम्हारा मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये सब चीज़ें एक बार जरूर रिवाइज करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।